हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 10 तारीख तक की। मोटा अनाज आधारित रेडी टू ईट और रेडी टू कुक उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन केंद्र सरकार की PLISMVP योजना। देश में श्री अन्न योनि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने बताया कि खाद्य उत्पादों में मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने और उनके वैल्यू एडिशन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 22-23 से वित्त वर्ष 26-27 की अवधि के लिए 800 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। रेडी टू ईट और रेडी टू कुक उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन। इस योजना में निवेश की आरंभिक सीमा हटा दी गई है, जिससे यह अधिक आवेदकों के लिए सुलभ है। प्रोत्साहन राशि हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए इस योजना के तहत चयनित कंपनियों को आधार वर्ष की तुलना में कम से कम 10% की साल दर साल बिक्री वृद्धि हासिल करनी होगी। यह योजना उपभोक्ता पैक में ब्रांडेड रेडी टू ईट और रेडी टू कुक उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करती है, जिसमें वजन या भार के हिसाब से 15% से अधिक मोटा अनाज होता है। मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए 29 लाभार्थी। मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए PLI योजना में शुरू में 30 लाभार्थियों को नामांकित किया गया था। एक लाभार्थी के हटने के बाद अब 29 लाभार्थी हैं। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार मोटा अनाज आधारित उत्पादों की तैयारी में केवल घरेलू स्रोत वाले कृषि उत्पादों, एडिटिव्स, फ्लेवर, तेलों को छोड़कर का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे स्थानीय उत्पादन और कृषि उपज की खरीद को बढ़ावा मिला है, जिससे किसानों को लाभ हुआ है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 PM मोदी ग्रैंड फिनाले को करेंगे संबोधित। PM मोदी 11 दिसंबर की शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्र टीमें भाग लेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित करेंगे। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर 2024 को देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर शुरू होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। मंत्रालयों, विभागों या उद्योगों द्वारा दिए गए समस्याओं पर करेगी काम। पिछले संस्करणों की तरह छात्र टीमें या तो मंत्रालयों या विभागों या उद्योगों द्वारा दिए गए समस्या विवरणों पर काम करेंगी या राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े जैसे किसी श्रेणी में नवाचार प्रस्तुत करेंगी। यह क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा, आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, विरासत और संस्कृत, स्थिरता, शिक्षा और कौशल विकास, जल, कृषि और भोजन, उभरती प्रौद्योगिकियां और आपात प्रबंधन। RBI के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा शक्तिकांत दास की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी। RBI को नया गवर्नर मिलने जा रहा है। जानकारी के अनुसार संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल में विस्तार नहीं किए जाने के बाद की गई, जो लगातार मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। संजय मल्होत्रा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के तहत राजस्थान कैडर से अपनी सेवा शुरू की थी। वह अब रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारियां संभाली थी। संजय मल्होत्रा का कार्यकाल अगले 3 साल के लिए होगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहला विमान, फ्लाइट की सफलतापूर्वक टेस्ट लैंडिंग। उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को फ्लाइट की सफलतापूर्वक टेस्ट लैंडिंग हुई। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट संख्या A320 नियो ने नोएडा एयरपोर्ट पर पहली सफल लैंडिंग की। एयरपोर्ट पर विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। ये एयरपोर्ट अप्रैल 2025 से कमर्शियल उड़ानों के लिए खुल जाएगा। अप्रैल 2025 को हवाई अड्डे का वाणिज्य उद्घाटन। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अप्रैल 2025 में हवाई अड्डे के वाणिज्यिक उद्घाटन से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहला उड़ान सत्यापन परीक्षण आयोजित किया। NIAL ने अगले साल 17 अप्रैल 2025 को के वाणिज्यिक उद्घाटन से पहले आज उड़ान सत्यापन परीक्षण किया। इंडिगो एयरलाइन का एक परीक्षण की हुई लैंडिंग। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइन का एक परीक्षण विमान तकनीकी मूल्यांकन के लिए नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर उतरा। अगले साल अप्रैल 2025 में वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू होने से पहले ये विमान तकनीकी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। PM मोदी ने किया BRT योजना के उद्घाटन।
कहा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरियाणा के पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। PM ने पानीपत से वर्चुअल माध्यम से करनाल के महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण का शिलान्यास भी किया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत कदम। जनसभा को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा, भारत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत कदम उठा रहा है। आज का दिन एक और वजह से खास है। आज 9 तारीख है और शास्त्रों में 9 अंक 9 को बहुत शुभ माना जाता है। 9 अंक का संबंध माँ दुर्गा के 9 रूपों से है। आज का दिन भी नारी शक्ति का उपासना जैसा ही है। आज 9 दिसंबर को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऐसे समय में जब देश संविधान की 75 वर्ष का महोत्सव मना रहा है, विश्व को नीति और धर्म का ज्ञान देने वाली महान धरती पर आज के दिन आना और भी सुखद है। इस समय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी चल रहा है। मैं गीता की इस धरती को प्रणाम करता हूँ। बीमा सखी योजना का शुभारंभ पानीपत से हो रहा है। ऐसे में पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति का प्रतीक भूमि बन गया है। हमारी महिलाएं विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार बनेंगी। मोटा अनाज आधारित रेडी टू कुक उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन, केंद्र सरकार की PLISMB योजना, यह भी देख लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का किया उद्घाटन। बोले, राजस्थान राइजिंग के साथ रिलायबल भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को राजस्थान में जयपुर स्थित एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान कई नामी उद्योगपति, निवेशक और विभिन्न देशों के राजदूत मौजूद रहे। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, राजस्थान न केवल तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि यह भरोसेमंद और बदलाव को अपनाने वाला राज्य है। राजस्थान समय के साथ खुद को निखारना जानता है और चुनौतियों का सामना करना इसकी पहचान है। उन्होंने आगे कहा, आज राजस्थान के R फैक्टर में एक नया नाम जुड़ा है। राजस्थान की जनता ने भारी बहुमत से एक जिम्मेदार सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी टीम ने शानदार काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में विकास और विरासत को प्राथमिकता नहीं दी गई, जिससे राजस्थान को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन आज हमारी सरकार विकास भी विरासत भी के मुद्दे पर काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस यात्रा। नौसेना के लिए नए युद्धपोत INS तुशील के कमीशनिंग समारोह में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार 9 दिसंबर को रूस में नौसेना की नवीनतम बहुउद्देशीय स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील का जलावतरण करेंगे। रक्षा मंत्री कलिनिंग्राद के यंत्र शिपयार्ड में युद्धपोत परियोजना 1135.6 के तहत एक उन्नत प्रीवॉक 3rd श्रेणी फ्रिगेट का जलावतरण करेंगे। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भारत और रूस वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे वेलोसोव 10 दिसंबर को मॉस्को में सैन्य और सैन्य भारत रूस अंतर सरकारी सहयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। 7 दिसंबर को जारी रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर तक रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री एंड्री वेलोसोव सैन्य से सैन्य और औद्योगिक सहयोग सहित रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता आपसी हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार आदान प्रदान भी करेंगे। फडणवीस सरकार विधानसभा में आज साबित करेगी बहुमत। राहुल नार्वेकर का विधानसभा स्पीकर चुना जाना तय। महाराष्ट्र विधानसभा के 3 विशेष सत्र के आखिरी दिन आज सोमवार को देवेंद्र फडणवीस सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। यह महज औपचारिकता होगी क्योंकि विधानसभा चुनाव में महायुति को भारी बहुमत मिला है। शनिवार को 173 विधायकों ने सदस्यता की शपथ ली। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन रविवार को 105 विधायकों ने शपथ ली। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी MVA के विधायकों ने EVM का शनिवार को शपथ ग्रहण करने से इनकार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया था। विशेष सत्र के पहले दिन शनिवार को 173 विधायकों ने सदन की सदस्यता की शपथ ली थी। शेष विधायक आज शपथ लेंगे।
पीएम मोदी आज पानीपत से लॉन्च करेंगे बीमा सखी योजना। सीरिया में 2011 से चल रहे गृह युद्ध का खात्मा, विद्रोहियों की नए युग की घोषणा। सीरिया में करीब 50 साल के बाद और 24 साल के बाद बशर अल असद शासन का आज रविवार को अंत हो गया। विद्रोही गठबंधन के सामने असद की ताकतवर सरकार 10 दिन भी नहीं टिक पाई। इसके साथ ही 2011 से चल रहे गृह युद्ध का भी खात्मा हो गया। राजधानी दशहरा लोग जश्न मना रहे हैं। अपने शासन का अंत करीब देख बशर अल असद पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं। सीरियाई सेना ने इसकी पुष्टि की। सीरिया के सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे के साथ विद्रोही गुट ने रविवार को सीरिया के आज़ाद घोषणे की घोषणा की। जेलों से कैदियों को रिहा करने की घोषणा की गई। इस्लामी चरमपंथी गुट हयात तहरीर अल शाम और विद्रोही गठबंधन ने कहा कि एक नया सीरिया बनेगा जहां सब शांति से रहेंगे। विद्रोही की तरफ से कहा गया कि देश के सार्वजनिक संस्थान पूर्व प्रधानमंत्री की देखरेख में रहेंगे जब तक नई सरकार सत्ता पर काबिज नहीं हो जाती। इससे पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अल जलाली ने भी एक रिकॉर्डेड बयान में विद्रोहियों से मिलकर नई सरकार के गठन की बात कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शनिवार को हरियाणा में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा देश में टीबी मामलों और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के लिए 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय गहन अभियान का शुभारंभ करेंगे। टीबी मामलों का पता लगाने, निदान में तेजी लाने और उपचार के परिणामों में सुधार लाने के लिए यह पहल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 347 जिलों में लागू की जाएगी। यह पहल टीबी मुक्त भारत के विजन के अनुरूप है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 दिल्ली एंड टीबी समिट में रखा था। उसी समय से देश भर में टीबी की रोकथाम, निदान और उपचार सेवाओं को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम द्वारा महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। यह अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम NTEP के तहत भारत में तपेदिक यानी कि टीबी अधिसूचना और मृत्यु दर की चुनौतियों का समाधान करके इस बीमारी को समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को PM ई-विद्या DTH चैनल नंबर 31 का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 6 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए PM ई-विद्या DTH चैनल नंबर 31 का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे होंगे। इस कार्यक्रम में श्रवण बाधित बच्चे, उपलब्धियां प्राप्त करने वाले श्रवण बाधित व्यक्ति, विशेष शिक्षक, ISL प्रमाणित दुभाषीय और श्रवण बाधित समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए काम करने वाले संगठन भाग लेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार भारत में सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक विशेष PM ई-विद्या चैनल की परिकल्पना ISL को एक साथ एक स्कूली विषय के रूप में बढ़ावा देने के लिए की गई है, ताकि बड़ी आबादी को भाषा सीखने की सुविधा मिल सके। ई-श्रम पोर्टल पर 30.43 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक रजिस्टर्ड। केंद्र सरकार की ई-श्रम पोर्टल पर 1 दिसंबर तक 30.43 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड ग्रामीण क्षेत्रों के अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या 1 दिसंबर तक 22 करोड़ है। मंत्रालय के अनुसार जुड़े असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को उनकी खुद की घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल खाता संख्या रजिस्टर और सपोर्ट करना है। ई-श्रम पर रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार असंगठित श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए राज्य सेवा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं को शामिल किया गया है। श्रमिकों तक पहुंच बढ़ाने और उन्हें रजिस्ट्रेशन अपडेट की सुविधा उनके मोबाइल फ़ोन पर ही उपलब्ध करवाई जा रही है। उमंग ऐप पर ई-श्रम पोर्टल को शामिल किया गया है। और इसके साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।